टेक्निकल इशू है गूगल मीट के एंड से, तो प्लीज ज्वाइन इन अगेन। ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं। कल हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी शेयर किए थे जो आप लोगों ने शायद देखे नहीं है, जो आप लोगों ने शायद देखे नहीं है घर जाने के बाद। एक बार हम उन्हें सॉल्व करते हैं यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक एट देम। ऑलराइट, लेट मी कम बैक ओवर हियर। ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये आपसे हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। द कोलैगम इज फॉर्म्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। कोलैगम वो होता है बेटा जो आपका वुंडेड साइड होती है, जहां पे आपकी इंजरी हुई होती है, वहां पे जाके लगता है। जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वहां पे जाके एक वुंडेड एरिया के अंदर, उसे हम कहते हैं कोलैगम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कोलैगम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है? सही है। सही है। गलत है। गलत है। जो लोग कह रहे गलत है वो क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि फाइब्रिन का जो फाइब्रिन होता है। हाँ राइट, यहाँ पे थ्रोम्बिन नहीं आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे आएगा यहाँ पे फाइब्रिन। तो फाइब्रिन आपका नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होते हैं जो जाके आपका कोलैगम वहां पे आप जाके बना रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन भी फाइब्रिन। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा हो गया ये गलत, राइट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है स्प्लीन इज अ ग्रेवियार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। स्प्लीन ग्रेवियार्ड होता है। सही है। सही है। ये बिल्कुल सही है, हमने देखा था, ये हमने देखा आरबीसी के अंदर, ये दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बताइए क्या आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे सही? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा बन जाएगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी, ऑप्शन सी ओवर हियर विल बिकम माय करेक्ट आंसर। तो ये होगा मेरे यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सही। नाउ ये क्वेश्चन तो भी आप नहीं कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ध्यान से देखना। टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगेन नीट का ही क्वेश्चन है ये, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस बाय रेजिंग योर हैंड। तो देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से और बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर आपको यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। ध्यान से देखिए एंड देन ट्राई टू टेल मी। ऑलराइट, कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। लेट मी सी। सो समवन विद द नेम स्टार्टिंग विद द आर नहीं, अच्छा बस बेटा 4 लोग, दैट्स इट। बाकी लोग बेटा कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर। इतना डिफिकल्ट है नहीं है। बताइए इशिता, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन 1। हाँ इशिता को ऑप्शन 1। सलम आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 2। ओ ऑप्शन 2। अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 1। अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? सर मैंने दिया आंसर। अच्छा अच्छा, तो नॉर्मल अंशिका, एप्रन अंशिका जिनका एप्रन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुस्कान आप बताइए आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 1। ऑलराइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या कर रहा है? लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से। ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है। याद रखना बेटा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आपका ब्लड आ रहा होता है लंग से। सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये मेरे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये आपके यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बात रखना, स्टेटमेंट 1 मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देन पल्मोनरी आर्टरी रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। ये तो बेटा आपके गलत स्टेटमेंट है। पल्मोनरी आर्टरी बल्कि लंग्स की तरफ लेके जाती है ब्लड को, ठीक है। और जो ब्लड को लेके आता है लंग से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, वो आपकी पल्मोनरी वेन होती है, नॉट आर्टरी। तो इसलिए बेटा स्टेटमेंट 1 मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो 1 मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी मेरे स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए सब लोग इसका आंसर दे सकते हो। द टिपिकल लब्ड अप साउंड हर्ड इन द हार्ट बीट ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर ड्यू टू। हैंड रेस करेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर दे सकते हो जाएगा, सबसे क्वेश्चन हो जाएगा। लब्ड अप साउंड कब जनरेट किया जाता है, ये लोग यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो तुरंत हैंड रेस करके आप इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है?
बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन 3। पलक, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 3। एंड आरुषि, आपको? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सिमिलर वाल्व आपके वजह से आपका यहाँ पे लबडब साउंड आपके यहाँ पे क्रिएट होगा। बिकॉज ऑफ दैट ओनली द लबडब साउंड विल गेट क्रिएटेड। देन यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब आपके वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो दैट यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी बता दिया एक तरीके से। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहाँ पे मतलब क्या होगा बता दो ऐसे अनम्यूट करके, क्या होगा यहाँ पे आंसर? ऑप्शन 4, दैट मींस वेंट्रिकल टू रिलैक्स हो जाए। हाँ जी, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाए। ये भी नीट का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार पूछा गया नीट के अंदर। सो इसको देखिए आप और इसका मुझे यहाँ पे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा? सो गो थ्रू द क्वेश्चन थॉरली एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर ओवर बाय रेजिंग योर हैंड। चलिए बताइए। ऑलराइट, बताइए प्रिया, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन 4। कोमल, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 4। एंड प्रिया कुमारी, आपको? सर ऑप्शन 4। राइट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ रीज, फिर पर्किंजियन फाइबर एंड देन द हार्ट मसल। इस तरीके से आपका नर्व इंपल्स आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सो दैट इज हाउ द नर्व इंपल्स विल ट्रैवल इन द हार्ट। ये बात हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, खुद से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुद से पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू गिव मी द आंसर ओवर हियर। खुद से क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने का ट्राई करिए। बताइए प्रिया, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन 1। ओके, देन इशिता कुमारी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 1। राइट, ऑप्शन 1 मेरे यहाँ पे सही आंसर है। पूछा आपसे ये गया कि आपका जो पेसमेकर होता है, अगर पेशेंट के अंदर काम ना करे, आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो नॉर्मल पेसमेकर आपका है ऐसे नो, अगर वो काम ना करे तो डॉक्टर फाइंड्स एन आर्टिफिशियल पेसमेकर एंड इज ग्राफ्टेड इन हिम। इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट अ साइट ऑफ, ये कहाँ पे लगाया जाएगा? तो एट अ साइट ऑफ माय एसए नोड, जहाँ पे आपका ऐसे इंपल्स आपका जनरेट किया जा रहा था, वहां से आपका आप लगाते हो अपने वहां पे ग्राफ को। तो ये बात आप यहाँ पे रखना। सो वी कैन हैव लुक एट, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, हम बाद में देख लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ईसीजी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे यहाँ पे टॉपिक के आज के, दैट इज माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इसे हम इवन कह सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब ये एक्चुअली आपका टेस्ट होता है। इस टेस्ट से आप जान क्या सकते हो? आप बेसिकली आपके हार्ट की एक्टिविटी आप जान सकते हो। सो बेसिकली जब आप ये टेस्ट रन करते हो किसी पर्सन के ऊपर, यू आर एक्चुअली डूइंग दैट टू नो द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ताकि आप हार्ट की एक्टिविटी आप वहां पे समझ सको, आप जान सको कि आपका हार्ट किस तरीके से फंक्शन करे। अगर कोई हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अगर लगते हैं, यू कैन गेट टू नो बाय लुकिंग एट द ईसीजी। ये जो आपका यहाँ पे ग्राफ जो आपके यहाँ पे जनरेट होता है, उसको अगर आप ध्यान से मॉनिटर करोगे, देन यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या उस हार्ट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। तो ईसीजी एक बड़ा ही बेसिक टेस्ट होता है टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ये आपका किया जाता है। अब जब आप ये रन करते हो एक पेशेंट के ऊपर टेस्ट, आप जनरली क्या करते हो? पहले तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रखते हो उस पर्सन के चेस्ट के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन के चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जा रहा है, राइट। सो पूरे चेस्ट वाले एरिया में आप इलेक्ट्रोड्स को लगाते हो। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड्स को इवन लगाया जाएगा आपके रिस्ट के ऊपर, इवन द रिस्ट विल हैव द इलेक्ट्रोड्स एंड योर लेफ्ट एंकल। सो लेफ्ट एंकल, दोनों रिस्ट और इवन चेस्ट के ऊपर आप इन इलेक्ट्रोड्स को आप लगाते हो। एंड देन फिर इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ये बात याद रखिए, जब भी आपके हार्ट के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होता है, उसको ये लोग यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। लाइक दीज आर द नर्व इंपल्स जो यहाँ पे जो जनरेट करेगा आपका हार्ट, उसको ये लोग ट्रैक करते हैं या उसको ये लोग ट्रेस करते हैं। आपके जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे होंगे उसे वो ट्रेस करेंगे और उसका ही ग्राफ आपको मॉनिटर के ऊपर दिख जाएगा। द सेम ग्राफ कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द मॉनिटर। सो लेट्स हैव अ लुक। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर आपको ईसीजी अगर आपको चाहिए यहाँ पे पेशेंट का, देन आप कनेक्ट करते हो मशीन को और उसके इलेक्ट्रोड्स को, द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 ऑन ईच रिस्ट, एक एक रिस्ट पे आप लगाते हो, एक आप लगाते हो लेफ्ट एंकल के ऊपर, राइट, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ये आप करते हो टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, राइट। इसके साथ साथ यू ऑल्सो एड द इलेक्ट्रोड्स ऑन द चेस्ट एज वेल। सो फॉर डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, multiple leads are attached to the chest as well. Generally आपके रिस्ट और लेफ्ट एंकल के साथ साथ इवन चेस्ट के ऊपर भी आप इलेक्ट्रोड्स को आप यहाँ पे लगाओगे। So these electrodes are also being kept on the
चेस्ट वाले एरिया के ऊपर. सो दैट इज वन थिंग दे विल बी डूइंग ओवर हियर. एक बार ये आपने कर दिया, आपके मशीन के ऊपर यू कैन फाइंड अ ग्राफ विल बी फॉर्म्ड. आपका सिस्टमैटिक तरीके से आपको वहां पे ग्राफ बनते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा. बेसिकली हर एक बीट के बाद आपका एक ग्राफ आपको वहां पे जनरेट होता है एंड दैट यू कैन ऑब्जर्व ओवर देयर. सो देखो ये कैसा दिखेगा, दैट इज व्हाट इट विल लुक लाइक. एंड इसके अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखें तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ यहाँ पे मिल जाता है. अब यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ मिल रहा है इसका हर एक पॉइंट का P, Q, R, S एंड T हर एक का एक यहाँ पे लाइक डिमार्केशन है. P, Q, R, S सिग्निफाइज समथिंग. P, Q, R, S एंड T आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सिग्निफाई कर रहा है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा P, Q, R, S यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है. याद रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर आपका जो P होगा ये आपका सिग्निफाई कर रहा है आपका आर्ट्रियल सिस्टोल. ये आप यहाँ पे सिग्निफाई करेगा आपका यहाँ पे आर्ट्रियल systole. This is going to signify something like my arterial systole. That is my P part. So P wave जो मेरा यहाँ पे होता है मेरा सिग्निफाई करता है मुझे यहाँ पे मेरा आर्ट्रियल सिस्टोल. ठीक है, तो जब मेरा आर्ट्रिया सिस्टोल करेगा तो आपके जो मॉनिटर होगा उसके अंदर आपको ये P वेव छोटी सी आपको यहाँ पे दिख जाएगी. You can see a small P wave over there very clearly can be observed. So that will be happening because of the arterial systole. Right? उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल आपका यहाँ पे हुआ. देन यू हैव द QRS. देन जो अगली वेव आपकी यहाँ पे है, अगला जो यहाँ पे आपका जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है दैट इज माय QRS. अब QRS मेरे यहाँ पे क्या डिटरमाइन करता है? QRS मेरा डिटरमाइन करता है मेरे यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. QRS मेरे यहाँ पे डिटरमाइन करेगा मेरे यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. दिस इज कॉल्ड एज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा. अगर आपको कोई पूछता है कि QRS आपका क्या डिटरमाइन कर रहा है देन यू शुड नो QRS सिंपली मींस माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये वो आपका डिमार्केटेड पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप कह सकते हो कि आपका वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है. सो ये जो आपको जो स्पाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट स्पाइक इज बिकॉज ऑफ द QRL बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो P वेव आर्ट्रियल सिस्टोल, QRS इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल. And then you have the last wave यहाँ पे and the last wave here is going to be my T wave जो काफी हद तक ऐसे एकदम शार्प नहीं है, थोड़ी फ्लैट टाइप की है. जो T wave मेरी यहाँ पे होती है that tells me about the ventricular diastole. ये मुझे बता रही होती है something about my ventricular diastole. So that is telling me something about my ventricular diastole. जब मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो उसके वजह से भी एक आपका इंपल्स वहां पे जनरेट किया जाता है. जब रिलैक्स हो रहे होते हैं तब एक स्मॉल इंपल्स उससे जनरेट होता है और उस इंपल्स को आप यहाँ पे देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर. दैट सेम इंपल्स कैन बी सीन ऑन द ग्राफ एंड दैट इज माय वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. और जो लास्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है और मेरा नया साइकिल यहाँ पे चालू हो रहा है. सो दैट्स अगेन माय P वेव और वापस एक मेरा नया साइकिल वहां पे चालू होगा. तो P, QRS एंड T आपको याद रखना है. P is my arterial systole, QRS is my ventricular systole and T is my ventricular diastole. यहाँ पे हम T को बोलेंगे यहाँ पे एज अ ventricular diastole. अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. आप यहाँ पे देखोगे इन सब के बीच में गैप है. मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा P एंड Q के बीच में मुझे यहाँ पे गैप मिल रहा है. आई कैन वेरी क्लियरली सी कि मेरा P और जो Q मेरा यहाँ पे है इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है. राइट उसी तरीके से मेरा S जब यहाँ पे खत्म होता है और जब मेरा यहाँ पे T चालू होता है इसके बीच में भी यहाँ पे मेरा गैप है. राइट तो ये गैप मुझे क्या बता रहा है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब मेरा P हुआ दैट मीन्स मेरा आर्टेरियल सिस्टोल हुआ. अब आर्टेरिया से जब मेरा सिस्टोल होगा तो आप याद करिए मेरा आर्टेरियल सिस्टोल कब होता था? जब मेरा SA नोड से नर्व इंपल्स जनरेट करता था तब. जैसे ही मेरे SA नोड से नर्व इंपल्स जनरेट करता है व्हाट विल हैपन, मेरा आर्टेरिया विल अंडरगो द सिस्टोल. उसके बाद क्या होता है आप जानते हो मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, लेकिन आप ध्यान से याद करिए SA नोड से नर्व इंपल्स जाता है कहां पे? नर्व इंपल्स SA नोड से कहां पे जाएगा बताइए मुझे? AV नोड. AV नोड से वो पहले कहां पे जाता है? मतलब कौन से चैनल को यूज करता है AV नोड से नर्व इंपल्स? बंडल ऑफ हीट. बिल्कुल से बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस से वो कहां जाता है फिर?
Purkinje fibers. फाइबर, एंड फिर वहां से मेरा नर्व इंपल्स पहुंचता है मेरे वेंट्रिकल्स तक। तो ये जो पी एंड क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये वही आपको बता रहा है कि आपका नर्व इंपल्स, राइट, नर्व इंपल्स आपका जनरेट आपने कर लिया, राइट, आपका आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो गया, बट उसके बाद आपका पी और क्यू के बीच में जो आपका जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज एक्चुअली आपका वेव आपके वेंट्रिकल्स तक पहुंचने तक का टाइम होता है। आप जानते हो कि आपका वेव आपका एवी नोड से होते हुए, बंडल ऑफ हिस्स से होते हुए जाएगा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, तो जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना, उस टाइम ड्यूरेशन को आप यहाँ पे कह सकते हो। तो पी एंड क्यू इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच अप टू द वेंट्रिकल्स। ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली आपका टाइम टेकन है। इट इज एक्चुअली टाइम टेकन बाय द वेव, जो नर्व इंपल्स है वो टाइम ले रहा है टू रीच अप टू द वेंट्रिकल्स। ये है मेरा यहाँ पे पी एंड क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। उसी तरीके से मैं कह सकता हूं क्यू एन एस एन टी के में जो आपका डिस्टेंस आपका यहाँ पर है, ये भी आपका सिग्निफाई करता है एक टाइम टेकन आफ्टर माय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बीच का टाइम। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होने में जो आपका जो टाइम लग रहा होता है, वो टाइम को हम यहाँ पे कह सकते हैं एस एन टी के बीच का यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा। दैट इज द टाइम टेकन बाय वेंट्रिकल्स टू अंडरटेक द रिलैक्सेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने की, डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, तो ये चीज पहले आप यहाँ पे याद रखिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों का मतलब यहाँ पे समझ आया? पी क्यू आर एस एंड टी का मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है आप सबको? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स ऐड करते हैं, एक दो टर्म हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब इवन आपका यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन। इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। सो अगर आर्टरिया मेरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या सिस्टोल हो रहा है, राइट, क्योंकि मेरा नर्व इंपल्स वहां पे जनरेट हो रहा है, सो इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ डीपोलराइजेशन। जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे सिस्टोल कर रहे हैं, तो उसे मैं इवन कह सकता हूँ एज अ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसको मैं कह सकता हूँ एज अ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आई कैन कॉल इट एज अ डीपोलराइजेशन। और जब मेरे वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, व्हेन दे आर गेटिंग बैक टू द रिलैक्स स्टेट, व्हेन दे आर गेटिंग टू द डायस्टोलिक स्टेट, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ ventricular repolarization. Polarization. This is called as my ventricular repolarization. तो ये चीज रखना, you have a arterial depolarization, you have a ventricular depolarization, and then you have a ventricular repolarization. तो ये तीन टर्म्स याद रखना। तो अगर मैं आपके सामने पूछूं, या अगर आपसे मैं कभी मिल जाऊं, आपको मैं कभी आपके स्कूल के आसपास अगर मैं आपसे पूछूं आर्टेरियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाना सर बात करें अबाउट द आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है। और वो आपका पी वेव वहां पे आपका डेजिग्नेट करता है। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज माय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो आप क्या बोलोगे? मेरे वहां पे रिलैक्स करे, और उसे हम डेजिग्नेट करते हैं आपके ईसीजी के अंदर विद टी साइन, या टी वाले कर्व से हम उसे वहां पे डेजिग्नेट करते हैं। तो ये बात याद रखना, दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो। इतना पहले आप बेसिक बात आप यहाँ पे सब आप यहाँ पे याद रखो, राइट। चलिए, नाउ लेट्स रीड ऑल दोस थिंग्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, जिसे हम कहते हैं एज अ, उसे हम देख सकते हैं ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे, हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। ये आपका डेजिग्नेट करता है यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया and leads to contraction of the both the arteria। और इसके से क्या होता है, मेरे दोनों आर्टरिया यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, so the arteria will undertake the contraction। Then you have the QRS represent the depolarization of the ventricles which initiates the ventricular contraction। यहाँ पे आपको depolarization of the ventricle, that means आपका यहाँ पे initiate आपका यहाँ पे होगा ventricular contraction। The contraction starts shortly after the Q and marks the beginning of the systole। So QRS हम जानते हैं यहाँ पे, that's a वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड देन आपका यहाँ पे लास्ट में आपका आ जाता है आपका यहाँ पे टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब वो रिलैक्स हो रहे हैं यहाँ पे, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रिपोलराइजेशन, राइट। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, मतलब अगर आपका टी वेव जब आपका खत्म हो रहा है, दैट मींस आपका सिस्टोल भी आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है बिल्कुल, और ये आपके रिलैक्स हो चुके, ये रिपोलराइज आपके यहाँ पे हो चुके, दे आर इन द रिलैक्स स्टेट, ठीक है। सो याद रखना, टी वेव मींस योर डायस्टोल ऑफ माय वेंट्रिकल्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे।
अब मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसे, यहाँ पे आपको मुझे थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। सवाल मेरा ऐसा है कि समझो ये है मेरा यहाँ पे पी वेव, ठीक है, एंड देन यू हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन यू हैव अ QRS and then you have a P wave, right? So you have a P wave over here, then you have a QRS, and then you have your P wave. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे यह है कि P और Q के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ चुका है। आप एक डॉक्टर हो, आप ऑब्जर्व करते हो मॉनिटर के ऊपर कि यार P और Q के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आपका काफी लंबा हो चुका है। यू जस्ट सी ओवर हियर एंड यू रियलाइज कि P और Q के बीच में आपका जो डिस्टेंस आपका यहाँ पे ये आपका थोड़ा लंबा है। इस पेशेंट का लंबा डिस्टेंस आपका यहाँ पे हो चुका है, इतना होना नहीं चाहिए था, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो आप ये देख के क्या मुझे बता सकते हो, ये आपको हैंड रेज करके मुझे बताना पड़ेगा। अगर आपको ये केस देखने के लिए मिलता है then you tell me what you can tell me while looking at this, कि आपका ये जो डिस्टेंस आपका यहाँ पे ये आपका यहाँ पे बढ़ चुका है। आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। अंशिका बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। अच्छा आपका ही हैंड रेज है बेटा। आई होप आप सबको यहाँ पे मेरा क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि PQRS आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉनिटर के ऊपर, लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या किया कि P और Q के बीच में यहाँ पे आपका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। आप ये चीज मॉनिटर करते हो एक पेशेंट के ECG के ऊपर। नाउ यू हैव टू टेल मी इसका रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है। आपके हिसाब से आप अपना कंक्लूजन मुझे लगाओ और बताओ। देखो ऐसा नहीं कि सही कंक्लूजन आप निकाल पाओगे क्योंकि आप भी एनालाइज ही कर रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ आपके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा होगा। कौन बता सकता है इसे? अरे थोड़ा सोचिए, बताइए, सोचिए, एज ए डॉक्टर सोचिए, थिंक लाइक फिजिशियन। सर ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, वो तो नॉर्मल है, जो तो आपके आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो गया था, ठीक है। और कुछ इसके अलावा, और कुछ एनीथिंग एल्स? बताइए आप लोग, बताइए सोच के थोड़ा। व्हाट कैन बी हैपनिंग हो देयर, क्या हो सकता है इसका रीजन? क्यों P और Q के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा दिखा रहा है आपको यहाँ पे? एनीवन? ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही होगी। अच्छा ठीक है, और कुछ इसके अलावा और क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? हार्ट के बारे में सोचो, हार्ट के हिसाब से सोचो आप। इतना P आप जानते हो क्या होता है, QRS जानते हो यहाँ पे क्या होता है। टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे आपका, जो P और Q जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया है। बताइए क्या हो सकता है। नर्व इंपल्स कम जनरेट हो रही है। नर्व इंपल्स कम जनरेट हो रही है, ठीक है, ये आपका ओके, ये भी आपका एनालिसिस है, ठीक है। और कुछ उसके अलावा? स्टिल आई एम वेटिंग एनीवन एल्स विद अ डायग्नोसिस। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। मोनिका आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे? मोनिका को भी कुछ नहीं लग रहा। एनीवन एल्स? अच्छा मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ फटाफट, ये जाना जरूरी है। P एंड Q के बीच में आपका नॉर्मल डिस्टेंस है। मुझे बताइए P एंड Q के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपको क्या सिग्निफाई कर रहा होता है? व्हाट इट एक्चुअली सिग्निफाइज यू? तो आपको क्या बता रहा होता है? अभी अभी उन्होंने देखा था ना कि P और Q के जो डिस्टेंस आपका यहाँ पे होता है, ये आपको क्या बता रहा होता है? व्हाट इट इज एक्चुअली टेलिंग यू, ये डिस्टेंस क्या है? एनीवन? ये डिस्टेंस आपका कह रहा है जो टाइम लगता है ना बेटा आपका, आपके इम्पल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में, ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में जो इम्पल्स को जो टाइम लगता है वो मेरा यहाँ पे है डिस्टेंस P एंड Q के बीच में। अगर आपका यहाँ पे डिस्टेंस, अगर आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, अगर आपका यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इम्पल्स को ज्यादा टाइम लग रहा है वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में? कैन आई से दैट? पता चल रहा है नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मेरे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है P एंड Q के बीच में, तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच इनटू द वेंट्रिकल्स, मेरे इम्पल्स को पहुंचने में ज्यादा टाइम वहां पे लग रहा है। सिर्फ देयर इज अ P और Q के बीच में यहाँ पे आपका डिस्टेंस ज्यादा है, तो याद रखना दैट मींस कि वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे इम्पल्स को, तो इम्पल्स को वेंट्रिकल्स तक जाने में मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले ये बताओ क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। रिपीट कर दो फिर से। हाँ मैं वापस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे,
कि हमने यहाँ पे देखा, हम जनरली नॉर्मली क्या देखते हैं, पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसका नॉर्मल मतलब यहाँ पे ये होता है कि नर्व इंपल्स जो मेरा जनरेट हुआ था ऐसे नोड से, उसे वेंट्रिकल तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो आप ग्राफ पे आप देख सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द टाइम टेकन बाय द नर्व इंपल्स टू रीच अप टू द वेंट्रिकल। ऐसे नोड से एवी नोड तक जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ एंड देन पर्किंसन फाइबर थ्रू पहुंचेगा वो आपके वेंट्रिकल तक। तो ये वो टाइम डिस्टेंस आपके यहाँ पे होता है, दैट इज द टाइम टेकन, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि आप ये टाइम टेकन बढ़ रहा है, अगर ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ योर इम्पल्स इज टेकिंग मोर टाइम, योर इम्पल्स, योर जो नर्व इम्पल्स जो आपका आ रहा था ऐसे नोड से, इम्पल्स इज टेकिंग more time to reach ventricles. Impulse is taking more time to reach ventricle. तो impulse आपके यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहा है, आपका हद से ज्यादा यहाँ पे टाइम लेगा वेंट्रिकल तक पहुंचने में। तो ये बात याद रखना कि इंपल्स आपके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए। तो पता है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपके हार्ट टिश्यू के अंदर कोई ना कोई वहां पे डैमेज है, हार्ट टिश्यू के अंदर कोई ना कोई वहां पे आपका डैमेज है। अगर आपके हार्ट टिश्यू में कोई ना कोई वहां पे आपका डैमेज है, तो इसलिए आपके नर्व इंपल्स को पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो आई कैन से दैट दिस थिंग कैन एक्चुअली टेल मी दैट देयर कैन बी अ इन्फ्लेमेशन इन द कार्डियक मसल। देयर कैन बी अ, अगर ऐसा अगर आपको देखने के लिए मिलता है, देन इट मींस इट कैन बी अ इन्फ्लेमेशन इन द कार्डियक मसल। इट कैन बी अ inflammation in cardiac muscle, राइट। अगर आपके कार्डियक मसल में इन्फ्लेमेशन है, तो आपके नर्व इंपल्स को पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। रास्ता साफ नहीं है ना, रास्ता क्लीन नहीं है, रास्ता एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बीच में थोड़े टिश्यू होंगे जिसके अंदर कुछ डैमेज होगा, तो वहां से नर्व इंपल्स को जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप ऐसा सोचो कि आपका रोड जो है, रास्ता स्कूल जाने का, हर दिन आपको जाने में 10 मिनट लग रहा है। अब लोगों ने वहां पे खोद के रखा हुआ है वहां पे उस रोड को, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना, 10 के 15 मिनट लग जाएंगे आपको वहां पे पहुंचने में। वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है, यू हैव सम डैमेज इन द हार्ट टिश्यू, यू हैव सम डैमेज इन द कार्डियक मसल, और इसके वजह से आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स को पहुंचने में यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो मेरी बात यहाँ पे समझिए आप लोग, आप एक्चुअली में ईसीजी को देख के आप बता सकते हो कि पेशेंट को क्या हो रहा है, या आप आइडिया लगा सकते हो, आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि पेशेंट के अंदर पॉसिबली वहां पे क्या हो रहा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन कंक्लूड सम डिसीजंस ओवर हियर। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन गेट टू नो कि यार वहां पे आप क्या कॉल्स आप वहां पे ले सकते हो, क्या आप ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ अजीब सा अगर ग्राफ दिखता है ना यहाँ पे, देन इट मीन्स नंबर ऑफ थिंग, इसका मतलब काफी कुछ हो सकता है। अगर आपको ग्राफ काफी अजीब सा अगर आपको यहाँ पे दिखता है नॉर्मल से, देन इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो वहां पे गड़बड़ है हार्ट के अंदर। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे मेरी समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। वैसे ही जबरदस्ती यस मत बोलना, सोच समझ के बोलना, ठीक है? कोई समझना है तो बता दिया करो। तो अभी तो आप इतना याद रखो, इसको मैं थोड़ा और बिल्ड करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले मुझे चाहिए अश्योरेंस कि आपको सब समझ आ रहा है, देन मैं इसके ऊपर आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? नाउ ये अभी हम नहीं करेंगे। नाउ लेट मी गेट अश्योरेंस फ्रॉम यू बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग हैंड रेज करके मुझे यहाँ पे दे सकते हो। क्विकली रेज योर हैंड, ट्राई टू गिव द आंसर ओवर हियर। यहाँ पे QRS जो आपका यहाँ पे होता है, ये आपका क्या बता रहा होता है? 2020 का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। फटाफट हैंड रेज करिए एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। सो QRS स्टैंड्स फॉर व्हाट? ठीक है, सो वी हैव सम पीपल रेजिंग देयर हैंड। साक्षी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप? ओके, सी। अच्छा सी बोल रहे हो आप। ओके ठीक है, सुनाई नहीं दिया बेटा। ठीक है, पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। एंड आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर। डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। सो डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स आपको, दैट इज माय QRS, ठीक है? और ये टाइम मेरे वेंट्रिकल्स मेरे करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सोच के करना, ज्यादा मतलब इजी है क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इन द मैमिलियन अओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, आपका जो अओर्टा होता है इसके अंदर ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको कब मिलेगा देखने के लिए? तो ये क्वेश्चन का आंसर करो। तो मैं आपको एक और चीज इसके अंदर बताऊंगा आपको यहाँ पे। मैं ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। मुझे ये बताओ कि अओर्टा में ब्लड कहाँ से जाता है? कौन से वेल से ब्लड जाएगा अओर्टा के अंदर?
ventricle. Left ventricle. बिल्कुल सही, लेफ्ट वेंट्रिकल से, बिल्कुल सही, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है आपका अओर्टा के अंदर। और ये ब्लड आपका कब जाता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कब जाएगा ब्लड मेरा अओर्टा के अंदर? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर मेरा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन ए। Option A. बिल्कुल सही, सिस्टोल ऑफ माय लेफ्ट वेंट्रिकल। जब मेरे वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मेरे यहाँ पे सिस्टोल करेगा, वो टाइम पे मेरे अओर्टा के अंदर सबसे ज्यादा मेरे यहाँ पे प्रेशर होगा। तब जो ब्लड प्रेशर होगा अओर्टा के अंदर वो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अब याद रखना, जब आपके अओर्टा में ज्यादा प्रेशर होता है ना, जब आपके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका आपका ये पंप करता है ब्लड को, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल टेक द सिस्टोल, राइट। और जब आपका ब्लड जाता है अओर्टा के अंदर, तो उससे आपका ब्लड जाएगा आपके अओर्टा के अंदर। ठीक है, तो जब आपका ब्लड यहाँ पे अओर्टा में जाता है, अओर्टा विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर, राइट। अब अओर्टा से आप जानते हो यहाँ से आपका ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, ये बात जानते हो ना आप लोग, यहाँ से आपका ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी, राइट। और ये जो ब्लड होगा मेरे यहाँ पे, दैट विल बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी आप जानते हो। अब होता क्या है ना, ये जो इंपल्स जनरेट हो, ये जो आपका जो प्रेशर जनरेट होता है ना अओर्टा के अंदर, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ये आपके सारे आर्टरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आपकी जितनी भी आर्टरी होती है उसके अंदर ये इंपल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका अओर्टा के अंदर एक हाई प्रेशर जनरेट होता है, और यहाँ से जो प्रेशर जो जनरेट होता है वो आपको थ्रू आउट द बॉडी आपके ब्लड आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो आपको सारे आर्टरी के अंदर आपको एक इंपल्स के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो इंपल्स होता है इसको ही जज करते हैं आपके यहाँ पे डॉक्टर्स, आपकी हाथ पकड़ के। याद है, मतलब आपने मॉइस्चर क्या होगा पता है, डॉक्टर आपका पल्स मेजर कर रहे होते हैं ऑन योर रिस्ट, देखा होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. You have seen that, कि आपके डॉक्टर आपका हाथ पकड़ते हैं, वो आपकी पल्स मेजर करते हैं। तो पल्स इज नथिंग बट माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जो आपका वो जो इंपल्स जनरेट किया जाता है उसको लोग मेजर कर रहे होते हैं, जो आपके सारे आर्टरी के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। तो जितना आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है उतनी ही आपको वहां पे पल्स मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर आपका पल्स मेजर कर रहा होता है, तो बेसिकली आपके वो आर्टरी पे हाथ रखता है और वो मेजर करता है कि आपका कितना पल्स आ रहा होता है मिनट के अंदर। सो दैट इज समथिंग द डॉक्टर विल डू। तो जब आपका पल्स मेजर किया जा रहा होता है तो ये उसी इंपल्स को मेजर किया जाता है जो आपके वेंट्रिकल के सिस्टोल की वजह से जनरेट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक सिंगल जो पल्स होता है, सिंगल जो आपका जो पल्स होता है ना, सिंगल पल्स एक्चुअली इज नथिंग बट माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से आपका आ रहा होता है, इट इज कमिंग बिकॉज़ ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो पल्स में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो आर्टरी होती है उसमें जो आपका जो रिदमिक आपका जो इंपल्स आपको मिलेगा वहां पे, दैट इज अ पल्स, जो आप एक्चुअली मेजर कर सकते हो, जो आप एक्चुअली अपने हाथों के थ्रू अपना मेजर कर सकते हो, राइट। तो चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे आप लोग मुझे आंसर बताइए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग ओवर हियर, करिए इसे मैच यहाँ पे एंड टेल मी द आंसर ओवर हियर। फटाफट ABCD क्या होगा इसका सही आंसर? सिंपल क्वेश्चन है 2019 का, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सो प्लीज देखिए ध्यान से। लेट्स सी, अगर आपको ABCD के अंदर सारे के सारे नहीं मालूम तब भी आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। लेट्स सी दिस। नो वन? अच्छा, अंशिका का हैंड रेज, अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सोचिए। अच्छा कोमल बताइए क्या होगा इसका आंसर? Option B. कोमल यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन बी। ऑलराइट, ठीक है। आरुषि आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. ऑप्शन बी लग रहा है आरुषि को यहाँ पे, ठीक है। मुझे कोई अब चाहिए जो एक्सप्लेन भी कर दे इसे। प्रिया कुमारी? Sir, option B. ठीक है प्रिया कुमारी, आप बताइए
ए के साथ आपके यहाँ पे क्या मैच हो रहा है? Depolarization of arteria. ठीक है, ऑलराइट। क्यूआरएस के साथ क्या मैच होगा? Depolarization of ventricles. ठीक है, ऑलराइट। टी वेव के साथ क्या मैच होगा? Repolarization of ventricle. ठीक है, यहां तक तो सब ठीक था, यहां तक तो पता है इन दोनों के अंदर कॉमन था। अब आपका आता है यहाँ पे ऑप्शन डी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपका टी वेव का जो साइज होता है, समझो अगर आपका ये साइज है टी वेव का, वो आपका कम हो चुका है, वो आपका कम हो चुका है यहाँ पे। सो टी वेव का साइज आपका कम हो चुका है। तो अगर टी वेव का साइज कम हुआ है तो कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन होगा ना वहां पे, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहां पे आपका होगा, राइट। सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे, देन टी वेव का रिडक्शन अगर आपके यहाँ पर हो रहा है, देन दैट डज नॉट मीन इट विल बी समथिंग लाइक माय रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। इसका कोई रिलेशन आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है यहाँ पे, राइट। हम जानते हैं अगर टी वेव यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन वहां पे हो रहा होगा। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर कहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दिख रहा है? व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ओवर हियर? Option 3. ऑप्शन 3, कोरोनरी इश्यूमिया, ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है। ये कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसे हम बाद में समझेंगे ड्यूरिंग द डिसऑर्डर, इसको हम समझाएंगे। बट याद रखना आप इसे लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन क्या आता है, या फिर 3 के पास जाओ या फिर 5 के पास जाओ। हमने कभी भी बात नहीं की थी कि टी वेव का कोई रिपोलराइजेशन से कोई कनेक्शन है आपका आर्टरिया के साथ। सो रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव सिंपली मींस योर कि कोई ना कोई आपके यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आपके यहाँ पे आ सकती है। देखो अब ये कॉम्प्लिकेशन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ये जो कोरोनरी इश्यूमिया है आपके यहाँ पे, ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट स्टिल आपको इसका आप आंसर निकाल सकते थे आप थोड़ा सोच के कि अगर टी वेव मेरी चेंज हो रही है यहाँ पे तो कोई ना कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होगा एंड द कॉम्प्लिकेशन कैन बी माय दिस ओवर हियर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी मेरा बन सकता है यहाँ पे एज और करेक्ट आंसर। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले ये बताओ फिर 49 समझ आया नहीं आया सबको यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 49, Yes, sir. 56 करते चलिए फटाफट यहाँ पे 56 क्वेश्चन करते हैं। गिवन बिलो इज ईसीजी, बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट ईसीजी के लिए यहाँ पे आपका सही होगा? हैंड रेज करके जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट आप यहाँ पे सही है ईसीजी के लिए। कर सकते हो बेटा। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कुछ, आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट पल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको हिंट दिया पल्स को लेके, एक सिंगल पल्स किससे बन जाता है। तो आप इसका आंसर बता सकते हो आप लोग मुझे यहाँ पे आप करके? क्या लग रहा है मुस्कान इसका आंसर आपको? Option A. ऑलराइट, ठीक है। आरुषि आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. ठीक है, बाकी लोग बेटा, बाकी लोग। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? Option A. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस जो आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी वन कंप्लीट पल्स। आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो आपका यहाँ पे था दैट वाज अ वन कंप्लीट पल्स, जो आपको आपके आर्टरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। वो आपकी वेव आपको मिलती है आर्टरी के अंदर। तो ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बनता है मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। इसको आप देखिए यहाँ पे अगेन नीट का क्वेश्चन है। द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। द पी वेव मेरी यहाँ पे क्या बता रही है? सब लोग देखिए क्वेश्चन को आराम से, ऑप्शन को आराम से, एंड देन टेल मी पी वेव आपका यहाँ पे क्या डेजिग्नेट कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं सब लोग यहाँ पे। चलिए बेटा जल्दी जल्दी सब लोग हैंड रेज करिए यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर? बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी चलिए। ऑलराइट, ठीक है, बताइए कोमल क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Option C. कोमल को ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है। ओके ठीक है। आरुषि आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर बेटा। आपके यहाँ पे पी वेव डेजिग्नेट करता है आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द आर्टरिया। दैट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया, जिसको हम इवन कहते हैं एज आर्टरियल सिस्टोल। और आर्टरियल सिस्टोल के अलावा एक और मैं यहाँ पे टर्म ऐड कर सकता हूँ। वो टर्म यहाँ पे क्या होगा? आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ Depolarization of arteria. हाँ जी, आर्टरियल डीपोलराइजेशन, बिल्कुल सही। इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय आर्टरियल डीपोलराइजेशन, भी इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। ये भी क्वेश्चन फटाफट कर दो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। द न्यूरोजेनिक हार्ट किस में मिलता है आपको देखने के लिए? आपका न्यूरोजेनिक हार्ट कौन से एनिमल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए? आपको यहाँ पे न्यूरोजेनिक हार्ट बताइए जल्दी।
फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए बताइए सलम क्या होगा इसका आंसर, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, जल्दी। ऑप्शन बी। यस 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 यस, आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच और सारे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको मिलता है आपका न्यूरोजेनिक हार्ट। दैट मीन्स आपके हार्ट को कंट्रोल किया जाता है बाय द नर्वस सिस्टम, वो आपके हार्ट पे कंट्रोल करेगा। बहुत सही। चलिए अब वापस आते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पे, क्या आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपके यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, sir. देखिए कोई भी कितने भी क्वेश्चन पूछे, देखिए इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, मैं एक चीज आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये पूरा ग्राफ क्लियर होना चाहिए, तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कोई डिसऑर्डर। हाउ सम चेंजेस ऑन द ग्राफ, हाउ सम चेंजेस ऑन द ECG does tell me about the disorder, does actually tell me about the what kind of disorder this is going to be। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे। एक बार आपको ये क्लियर होता है सही तरीके से, then I can explain you that, right? बट फिलहाल उसे मैं साइड में रख रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा आपको मैं, राइट? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, और याद रखना ये हम कहाँ लगाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लड वेसल्स। देखते हैं हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या होती है, क्या करती है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब भी हम ब्लड वेसल की बात करते हैं, आपको तीन नाम यहाँ पे याद रखने हैं। You have to know three things over here. One is going to be the artery. एक तो आपकी यहाँ पे रहती है आपकी आर्टरी, दूसरी क्या होती है? वेन। Veins. ठीक है, दूसरी आपकी यहाँ पे आपकी हो जाएगी आपके यहाँ पे वेन। सेकंड वन इज गोइंग टू बी द वेन ओवर हियर। एंड तीसरी यहाँ पे क्या होगी? कैपिलरीज। राइट। तो ये तीन आपके यहाँ पे आपके होते हैं ब्लड वेसल, और इन ब्लड वेसल के थ्रू ही आपका ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आपके यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आर्टरी का काम यहाँ पे क्या होता है, ये आप यहाँ पे जानते हो, दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन का नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। बहुत सही, द एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी योर, Pulmonary artery. हाँ जी, दैट इज गोइंग टू बी द पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी आपका यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि ये आपका कैरी करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, राइट? वेन्स का भी काम आप यहाँ पे जानते हो, जनरली वेन्स का काम आपका यहाँ पे होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। सो दे आर गोइंग टू कॉल इट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे एक्सेप्शन आपका कौन हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। और क्यों मेरा पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होगा? वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ से लेके आता है? लंग्स। लंग्स लेके आता है, बिल्कुल सही। और कैपिलरीज जो बेटा यहाँ पे होती है ना, याद रखना ये वो आपका लोकेशन होता है जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। सो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस कैपिलरीज के थ्रू होता है। सो याद रखना दे आर वेरी थिन, they are minute, or I can say they are going to be very thin। और ये जो आपके होती है यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपके जो होती है कैपिलरीज, यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे आपका इधर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस आपका कैपिलरीज के थ्रू आपका यहाँ पे होगा। So exchange of nutrients and gases will be happening via capillaries. So that is something जो आपके यहाँ पे capillaries के थ्रू आपके यहाँ पे होता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना। So this is one thing you have to know. So exchange of gases and nutrients आपका होगा via the capillaries. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? तो इतनी बात आप यहाँ पे क्लियर कर रखना। So यहाँ capillaries, veins and arteries आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। And these are the basic things। ये आपकी basic things है जो आप यहाँ पे याद रखते हो। अब इसको हम थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। Blood vessels are intrinsic network of hollow tubes that transport blood throughout the entire body। ये बात हम जानते हैं कि इनके थ्रू आपका ब्लड सप्लाई यहाँ पे किया जाता है। The human circulatory system consists of heart, blood cells, lymphatic system and network of blood vessels। अभी तो हम लोग बात करेंगे about the blood vessels, फिलहाल तो हमने blood vessel के बारे में यहाँ पे बात करना है। These four main organs have specific roles and functions which work together to keep us active and healthy। इन सबके वजह से हम लोग हेल्दी और एक्टिव रह पाते हैं, राइट? बेसिक चीज बोली। ब्लड वेसल कैरी ब्लड इनटू बोथ द डायरेक्शन, वन फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स एंड अनदर फ्रॉम ऑल अदर बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट। सारी बेसिक लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है जो हम सब यहाँ पे समझ पा रहे हैं। क्या आप ये सारी लाइंस को आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिंपल लाइन से, इसलिए हम यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स। आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज की हम यहाँ पे बात करते हैं।
दे हैव 3 लेयर्स, इनके अंदर आपको यहाँ पे 3 लेयर देखने के लिए मिलती है। द आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड माय टूनिका एक्सटर्ना। सो आउटर से हम चालू करते हैं। सो आउटर मोस्ट लेयर आपकी जो यहाँ पे होती है दैट इज माय टूनिका एक्सटर्ना। चाहे आप आर्टरी लो, वेन लो, या जो भी आप लो, कैपिलरी लो, या द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर में आपको क्या मिलेगा? इट इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। तो आउटर मोस्ट लेयर आपकी इससे बनी हुई होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है आपके यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर। देन आपकी मिडल लेयर होती है, नाम से पता चल जाए टूनिका मीडिया। इट इज मेड अप ऑफ माय स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। जो मिडल लेयर जो आपकी होती है आपके आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज की, इट इज मेड अप ऑफ माय स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स। एंड देन यू हैव योर टूनिका इंटीमा, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, मेड अप ऑफ माय स्क्वैमस एंडोथेलियम। सो टूनिका इंटीमा इज मेड ऑफ माय स्क्वैमस एंडोथेलियम से आपकी बनी हुई होती है। तो आपको 3 लेयर मिलती है बाहर से लेकर अंदर तक आपके इन ब्लड वेसल्स के अंदर। याद रखना, टूनिका मीडिया जो आपका होता है ये आपका बहुत थिन होता है आपके वेन्स के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 थिन इन योर वेन्स, राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने स्कूल में कोई प्रैक्टिकल किया था जहां पे आपने ब्लड टच कट करके अपना स्लाइड पे डाल के देखा था? क्या आपने किया था ये सब चीजें स्कूल में? No, sir. नहीं किया। No, sir. एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें आप फिंगर को कट करते हो, स्मॉल कट करते हो, मतलब यू पियर्स द फिंगर विद द लैंडस्लेट, और फिर वो ब्लड आप स्लाइड पे लेते हो एंड देन यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। सो सीम्स लाइक कि आपके स्कूल में ये नहीं हुआ है अभी तक, शायद बाद में हो जाएगा, बट या शायद ना भी हो भी सकता है, बट दैट इज समथिंग यू डू। तो जब आप कट करते हो ना अपने फिंगर को, तो बेसिकली आप एक छोटी सी कैपिलरी को आप ब्रेक कर रहे होते हो। तो एक्चुअली ब्रेकिंग अ स्मॉल कैपिलरी, और उससे आपका ब्लड निकल के बाहर आता है, उससे आप लगाते हो अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आप आप किसी को अगर नाइफ से पियर्स करते हो तो आप क्या कट कर रहे होंगे? कैपिलरी, वेन, क्या कट कर रहे होते हो आप? बताइए मुझे। टूनिका एक्सटर्ना। अरे ये नहीं, ये तो लेयर, ये तो कट होंगी, ये तो कट होंगी बेटा, ये तो आपकी कट होनी है। आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी के हाथ में से चाकू लगाता हूँ जोर से, तो व्हाट आई मस्ट बी कटिंग ओवर देयर? क्या मैं वहां पे कट कर रहा हूँ? कैपिलरी। Capillary. ठीक है। कब आपको पता चलता है कि मेरी वेन या आर्टरी कट हो गई है? कैसे पता चलेगा आपको कि अरे ये तो वेन कट हो गई या आर्टरी कट हो गई? कब आपको पता चलेगा? कैसे आप आइडिया लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? You can get to know that your bigger blood vessel has been broken down or has been pierced अगर आपका ज्यादा ब्लड यूज आउट हो रहा है तो। ये सारी आपकी बड़ी ब्लड वेसल होती है बेटा, वेन्स, आर्टरीज आपकी काफी बड़ी ब्लड वेसल होती है। अगर आप इनको कट कर रहे हो ना, तो आपका ज्यादा खून बह के बाहर निकलेगा, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये देखो, ये है आउटर लेयर एक्सटर्ना, मीडिया इज अ मिडल लेयर, एंड देन यू हैव द इनर मोस्ट लेयर दैट इज माय इंटीमा, ठीक है। 3 लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, you can see a artery, you can see a vein, and you can see a capillary, right? यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टरी के अंदर you have a very thick middle layer. मिडिल लेयर आप यहाँ पे देखो काफी थिक है इसकी। याद रखना, मिडिल लेयर में आपको स्मूथ मसल यहाँ पे दिख रहे थे, मिडिल लेयर में आपको स्मूथ मसल यहाँ पे मिल रहे थे, एंड यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली कि स्मूथ मसल आपके यहाँ पे काफी ज्यादा थिक है। आप कंपेयर करो उसे वेन के साथ, आप कंपेयर करो वहां पे उसे वेन के साथ। वेन के अंदर आपके जो स्मूथ मसल यहाँ पे हो तो वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है। सो मिडिल लेयर जो मेरी यहाँ पे है वो मेरी यहाँ पे काफी ज्यादा थिन है। क्या आपको क्लियर कट पिक्चर दिख रही है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. तो आपकी जो आउटर लेयर है, आपकी जो मिडिल लेयर है आपके यहाँ पे आर्टरी की, वो आपके यहाँ पे काफी ज्यादा थिक है। आपकी जो मिडिल लेयर है आपके यहाँ पे वेन की, वो आपके यहाँ पे काफी ज्यादा थिन है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी थिन ओवर देयर, राइट। देन यू हैव द इनरमोस्ट लेयर एंडोथेलियम, उसमें तो आपको ज्यादा कोई फर्क यहाँ पे दिखेगा नहीं, यू डोंट फाइंड मच डिफरेंस ओवर देयर, राइट। हाँ, ये आपको दिख सकता है कि बीच का जो ल्यूमेन है, बीच का जो स्पेस है, वो ज्यादा छोटा किसके अंदर है? आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर? ज्यादा छोटा किसके अंदर है? ल्यूमेन, बीच का स्पेस, खाली स्पेस, Artery के अंदर. राइट। सो आर्टरी के अंदर ल्यूमेन, हाँ जी, आर्टरी के अंदर जो ल्यूमेन मेरा यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल। आर्टरी के अंदर जो मेरा यहाँ पे ल्यूमेन होता है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल, और वही ल्यूमेन जो मेरा यहाँ पे वेन के अंदर मेरे यहाँ पे होगा इज गोइंग टू बी स्लाइटली लार्जर, दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लार्जर,
अब मुझे आप ये बताओ, अगर मेरे आर्टरी के अंदर ल्यूमेन मेरा स्मॉल है तो क्या वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, याद रखना। यस, ज्यादा होगा। अगर आपका ल्यूमेन छोटा है वहां पे, देन यू विल हैव अ मच मोर हायर ब्लड प्रेशर। सो आर्टरी के अंदर एक रीजन ये भी होता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा, बिकॉज यू हैव अ वेरी नैरो ल्यूमेन ओवर देयर। आपका ल्यूमेन आप वहां पे काफी स्मॉल है, नैरो है, ठीक है। और वेन्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है, इट इज अ मच मोर लार्जर ल्यूमेन। तो यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपका यहाँ पे रहता है, इट विल बी अ मच मोर हायर रेट पे आपका ब्लड यहाँ पे आपका फ्लो करेगा, ठीक है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू माय आर्टरी, यहाँ पे आपको इतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, राइट। एंड देन यू कैन सी द कैपिलरी ओवर हियर। देन आप यहाँ पे अपनी कैपिलरी को यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे सिंगल लेयर आपको मिल रही है यहाँ पे एंडोथेलियम की, और कुछ नहीं आपको मिल रहा। कैपिलरी सबसे थिन होती है और इसमें आपको सिर्फ सिंगल लेयर आपको मिलेगा आपके एंडोथेलियम का। You'll have a single layer of endothelium which can be seen. That's it. और कुछ आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा, और कुछ भी आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा। You have a large lumen and you have a endothelium, बस, और कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलता। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि इवोल्यूशन ने, नेचर ने आपके कैपिलरी को कोई आउटर 2 लेयर नहीं दी, सिर्फ सिंगल एंडोथेलियम दिया? ऐसा क्यों किया नेचर ने आपके साथ, क्या कैपिलरी के साथ? बताइए मुझे। What can be the reason for you for this? Anyone? सोचो बेटा, आपके कैपिलरी को सिर्फ सिंगल लेयर मिली है मेरे एंडोथेलियम की और कुछ नहीं मिला। इसका रीजन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? वाई कैपिलरी के साथ ऐसा किया गया है? एनीवन? नो वन? थोड़ा तो आइडिया लो, क्या हो सकता है इसका रीजन आपके हिसाब से, थोड़ा सोचो। अच्छा ये बताओ, कैपिलरी करते क्या है? कैपिलरी का फंक्शन क्या था? फंक्शन क्या था कैपिलरी का, बताओ जल्दी। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। बिल्कुल सही, ये फंक्शन था मेरे कैपिलरी का, टू एक्सचेंज द न्यूट्रिएंट एंड द गैसेस। तो अगर मेरे गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को आप यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहते हो तो आपको ज्यादा बैरियर क्रिएट नहीं करना, आप नहीं चाहते ज्यादा एक्सटर्नल लेयर वहां पे, आप चाहते हो एक सिंगल लेयर ही हो, ताकि आपका न्यूट्रिएंट और गैसेस आपका आसानी से आपका एक्सचेंज किया जा सके। आपकी अगर सिंगल लेयर ही अगर आपके यहाँ पे होगी, आप आई होप आप समझ पा रहे हो, इफ यू हैव ओनली अ सिंगल लेयर देन न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिंगल लेयर मिलती है ऑफ माय एंडोथेलियम एंड दैट्स इट, उतना ही आपको मिलता है और कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलता। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखो, ये भी हम कल देख सकते हैं, वी कैन सी दिस थिंग सेपरेटली अगेन, बट इतना इन्फॉर्मेशन आप फिलहाल के लिए आप इंस्टॉल कर लो अपने दिमाग में, इतना आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, ताकि अगली बार इसके रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आप उसे बता पाओ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे आपके, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स अगर आपके सामने आ रहा है तो। अच्छा एक और बात बताओ, क्या आज के पीवाईक्यू आपसे सॉल्व हो रहे हैं? ऑल द पीवाईक्यू व्हिच यू हैव डन, क्या आपको ये सारे पीवाईक्यू समझ आ रहे हैं आज वाले? यस सर। जो कल हमने किए थे, क्या कल वाले आप सबको समझ आ रहे थे? यस सर। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिए, इतनी आप लोग यहाँ पे कल हम लोग जब मिलेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमें लिम्फ करना है, डबल सर्कुलेशन करना है और ये वाला पार्ट हमें कवर करना है। कल की क्लास का मेन फोकस ये रहेगा कि आपको जो कराया गया पहले आप वो समझिए, एंड देन अगर टाइम मिलता है विल सॉल्व सम क्वेश्चन, बट मेनली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिम्फ, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलॉन्ग विद द डबल सर्कुलेशन कल की क्लास में। ठीक है, और इसका जो पार्ट है वो हम कल देखेंगे, जो थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा उसे हम रिवाइज करेंगे कल के अंदर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज के क्लास के अंदर। इतना जो कराया गया है उसे एक बार पढ़ लीजिए अपने एंड से, और क्वेश्चन सॉल्विंग चालू रखिए। मैं आपके साथ एक काम करूंगा, मैं 90 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा आज रात को। जितना टॉपिक हमने कवर किया है उतने क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो, द नंबर ऑफ टॉपिक वी जस्ट कवर्ड उसने तो क्वेश्चन आप उसमें से आप निकाल के कर सकते हो। बाकी के टॉपिक के क्वेश्चन जैसे आपका टॉपिक कवर होगा वैसे आप उसे कर लीजिएगा, राइट। तो ये चीज आप एज अ होमवर्क आप ले लीजिएगा जब मैं आपको शेयर करूंगा तो। ठीक है, सो ऑलराइट देन दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो बताइए आप अपने एंड से, अगर कोई क्वेश्चन या कोई